आज सुनिए हिंदी साहित्य की वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी प्रेम दीवानी। उर्मिला शिरीष जी की कहानियों में कथानक से लेकर भाषा और शिल्प तक का अनुपम सामंजस्य दिखाई देता है। प्रस्तुत है उनकी कहानी प्रेम दीवानी। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। भूल गई, इतनी मोटी या बदसूरत तो नहीं हो गई हूँ कि तुम पहचान भी न सको। सुधा जोर से हंसते हुए मेरे कंधों को झकझोरते हुए बोले जा रही थी। सचमुच ही वो अप्रत्याशित रूप से मोटी और बेडौल लग रही थी। आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? सुधा ने फिर टोका। उसका मोटा हाथ अब उसकी पीठ पर था। जो मन में है कह दो, मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं होता, और अब तो कोई पिघला शीशा भी कान में डाल दे तो पर्दा भी नहीं फटेगा, समझी? सुधा अपने पूर्व मुक्त लहजे में बोले जा रही थी। उसके जोर जोर से बोलना, जमकर ठहाके लगाना और दोस्तों के साथ सारी औपचारिकताओं को ताक पर रखकर मस्ती करना हम सब के लिए सामान्य सी बात होती थी। जरा गौर से देखो, सुधा ने स्वयं को सावधान की मुद्रा में खड़ा करके पूछा। कर ही ली? मतलब क्या है तुम्हारा? शादी तो होनी ही थी। तुम्हारा कटाक्ष मैं समझ रही हूँ। जानती हूँ तुम्हारी ये आदर्शवादी सोच को गहरा धक्का लगा होगा। उसने अपनी चूड़ियों को नीचे खिसकाते हुए कहा, जो मोटापे के कारण फंस गई थी। गर्दन में पड़ी मोटी परतों को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। फूले हुए गाल, अंदर धसी आंखें, स्लीवलेस ब्लाउज में उसकी बाहें मूसल जैसी लग रही थी। लंबा चौड़ा मंगलसूत्र, गहरे रंग की साड़ी, बड़ी सी बिंदी और चमाचम भरी मांग। गांव देहात की अनपढ़ स्त्री जैसी वो सजी संवरी थी। 1 साल पहले जिसे देखा था वो आज विश्वास नहीं कर सकता था कि ये वही सुधा है जो डीलिट है, जो नृत्य करती थी, जो पागलों की तरह किताबों की दीवानी थी, जिसकी रुचियाँ और जीवन शैली कितनी सादगीपूर्ण थी। लगना चाहिए ना कि मैं शादीशुदा हूँ। कहते कहते उसकी हंसी का स्वर ठहर सा गया, जैसे सागर में लहरें विलीन हो गई हों। किसे दिखाना चाहती हो? मैंने जानना चाहा। दुनिया को, समाज को, अपने आप को? कहते हुए उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया था। सिर्फ भीतर की बेचैनी को छुपाकर वो अभिनय कर रही थी। कब की शादी? 1 साल हो गया, वर्षगांठ भी मना ली। बधाई नहीं दोगी? सवाल ही करोगी, डांटोगी ही, लांछन लगाओगी, या दूसरी औरत होने का ठप्पा लगाकर घृणा करोगी कि मैंने एक बसा बसाया घर उजाड़ दिया है? खलनायिका मानोगी या अपने दोस्त की अंतरात्मा में झांक कर समझ सकोगी? मैं तो प्रेम दीवानी मीरा हूँ। सारी बाधाएं, बुराइयां एक तरफ और मैं एक तरफ, अकेली। वो लगातार बोले जा रही थी, जबकि मैंने अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं किया था। कुछ भी नहीं पूछोगी? मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? छोड़ देती उस आदमी को कि प्रेम करो और छोड़ दो? अब इस सवाल का क्या औचित्य रह गया? औचित्य है तभी तो पूछ रही हूँ। दुनिया में सत्य और नैतिकता की कोई जगह है या नहीं? मैंने पूछा। है, क्यों नहीं है? उसने अपने खुले बालों को रबर से बांधा और इत्मीनान से कुर्सी पर पांव पसार कर बैठ गई। उसकी आंखों के नीचे गहरी कालिमा थी जो मेकअप से दिखाई नहीं दे रही थी। भावनाओं की, प्रेम की कोई अहमियत नहीं है? है, क्यों नहीं है? ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? अकेली हूँ, खाती रहती हूँ, घूमती हूँ डॉक्टर साहब के साथ। मोटापा नहीं चढ़ेगा तो क्या होगा? फिर एक झूठा ठहाका जो सिर्फ आवाज़ कर रहा था, दिल से नहीं निकल रहा था। ईमानदारी से बताना, खुश हो? मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था या चोट की थी कि वो एकाएक उदास हो गई। आंखों में आंसू उमड़ आए। क्षणों तक आंखें बंद करके वो आंसू पीती रही। बाहर से आती धूप की रेखा उसके माथे पर पड़ रही थी। ऐसी शादी में आसानी से खुशी कहाँ मिलती है, छीननी पड़ती है। छीनी हुई खुशी और हक क्या खुशी दे सकता है? तुम जल्लादों की तरह क्यों मेरे हृदय को चीर रही हो? मेरी दुश्मन हो या दोस्त? वो रोज़ गालियाँ देती है, मैं फ़ोन उठाकर रख देती हूँ। उसकी लड़की अपनी माँ को इस उम्र में मेरी तरह आधुनिक बनाने पर तुली है। मेरे जैसा पहनावा, चप्पल, सब कुछ। डॉक्टर साहब लौट कर आते हैं तो
जेब में एक पैसा नहीं रहता, जेबें खाली कर ली जाती हैं। मेरे पास एक पैसा नहीं आना चाहिए डॉक्टर साहब का। तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसे की, खुद कमाती हो। शादी की है तो ये घर भी तो उनका घर है या नहीं, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास तो होना चाहिए। तुमने प्रेम विवाह किया है, बीच में पैसा कहाँ से आ गया? जानती नहीं थी कि उनका परिवार है? क्यों चाहती हो ये सब? एक मामूली सी औरत की तरह अधिकार चाहने लगी हो तुम। तुमने प्रेम किया ही नहीं है, तुम भी सामान्य औरत निकली। मेरी बात सुनकर वो एक गंभीर चेहरा बनाकर बैठ गई। उसके माथे की नसें फूल आई थीं। अपनी गर्दन को सहलाते हुए वो बार बार हे प्रभु हे राम कह रही थी। जानती हो, उनके बड़े बेटे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे अटैक आ गया था। 5 दिन एडमिट रही थी, तब डॉक्टर साहब ने मेरा साथ दिया था। देखो, उनकी नज़र से देखोगी तो बच्चों का गुस्सा जायज़ था। वे पूरी ताकत से अपने पिता को रोकना चाहते थे। उनकी माँ के साथ तुम दोनों ने अन्याय किया है। गलती सिर्फ क्या मेरी थी? माना मैंने एक बूढ़े से प्रेम किया, प्रेम करके वो मुझे छोड़ दे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मेरे लिए पवित्रता मायने रखती है। मैं एक संबंध में विश्वास रखती हूँ, उसके लिए मुझे चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं दूसरे आदमी से शादी नहीं कर सकती थी। वो तैश में हाथ पटक पटक कर बोल रही थी। उसका चेहरा तमतमा उठा था। धूप की रेखा अदृश्य हो गई थी और हल्का सा अंधेरा हमारे बीच छा गया था। असल में तुमने प्रेम किया ही नहीं। तुम जानती हो कि प्रेम क्या होता है? पहले तुम्हारा प्रयास ये रहा कि इसी आदमी को पकड़ कर रखना है, चाहे जैसे भी। फिर शादी के बाद तुम अधिकार भावना से ग्रस्त हो गई हो। अधिकार को तुम प्रेम समझ रही हो। एक आदमी को बांटने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। जो जितना अधिक पा लेगा वो उतना अधिक प्रेम करने का दावा करने लगेगा। तुम जो जवान हो, कमाती हो, तुम्हें तो कोई भी आदमी मिल जाता, पर उनकी पत्नी से सब कुछ छीन लिया तुमने। प्रेम दावा करवाता है, प्रेम अधिकार चाहता है। तुम्हारी समझ को हो क्या गया है? वो अपने पति को बांध कर नहीं रख सकी तो इसमें मेरा क्या दोष? 10 वर्ष तक हमारी दोस्ती रही, दुनिया जानती थी। लौटा लेती अपने पति को। वो गुस्से से थर थर काँपने लगी। उसका चेहरा एकाएक विकृत हो गया, गला भर आया। उसने उठकर इनहेलर लिया। शायद सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उसे। मुझे ही सब लोग दोषी क्यों ठहराते हैं, डॉक्टर साहब को क्यों नहीं? क्योंकि वे पुरुष हैं। पुरुष के 100 खून माफ। उसका चुनौती का भाव, उसका अहंकार का भाव, उसका स्वयं को बचाने का भाव, सब कुछ जैसे तितर बितर हो रहा था। क्योंकि तुम्हारे पास विकल्प थे, तुमने अपने विकल्प खोले ही नहीं। तुम दुख का सामना नहीं करना चाहती थी। तुमने पाने में सारी ताकत लगा दी। खोने का भय तुम्हारी चेतना पर इतना अधिक हावी हो गया था कि तुम्हें दूसरों के दुखों का एहसास तक ना हुआ। दूसरों का हाथ देखती थी तुम, अपनी रेखाओं को न पहचान सकी। तो मुझे कौन सा सुकून मिल गया? कहकर वो चुप हो गई। रुंधे हुए गले को उसने खांस कर साफ करना चाहा, लेकिन हिचकियों के कारण अजीब सी आवाज़ें निकलने लगीं। खिड़की खोलकर उसने चांद की तरफ देखा। वो शांत होने की कोशिश कर रही थी। मैं अकेली पड़ गई थी। पापा की मृत्यु के बाद घर में कोई भी बड़ा आदमी नहीं था। उस समय डॉक्टर साहब का साथ मुझे सहारा देता था, लेकिन आज भी उनके परिवार से लगातार धमकियां मिलती थीं, गालियां मिलती हैं। मैंने तो उनके बच्चों को अपनाने की बहुत कोशिश की है, मगर वे सब मुझसे घृणा करते हैं। उनकी कोशिश है कि संबंध टूट जाएं। बताओ क्या ऐसा हो सकता है? इधर मैं डॉक्टर साहब के इशारों पर नाचती हूँ। हर वक्त श्रेष्ठ बनने की कोशिश में लगी रहती हूँ। कभी जोर से चिल्ला भी नहीं पाती। लगता है मेरी एक बार की गलती मुझे उनसे अलग कर देगी। लोगों ने हम दोनों के डिपार्टमेंटल शादी की शिकायत कर दी थी। सरकारी नौकरी में होते हुए भी दूसरी शादी कैसे की? तलाक तो दिया नहीं। उस मामले को सुलझाते सुलझाते परेशान हो गए थे। मेरी शादी तो तब भी वैध नहीं मानी जाएगी, इसीलिए लोगों को बताती हूँ, मिलवाती हूँ, ताकि कोई तो साक्ष्य रहे। उसकी आवाज़ में भय तथा असुरक्षा का भाव उतर आया था। वो बेहद डरी हुई थी। एक संबंध को थामे रखने के लिए उसने क्या क्या नहीं दांव पर लगा दिया था। उसका जीवन अपने तमाम लक्ष्यों और सपनों को भूल चुका था। पढ़ी लिखी होकर भी क्या बेमतलब की बातें करती हो?
उससे कुछ होता है क्या? मैंने उसका हाथ थपथपाया जो पसीने से नम था। हल्का सा कंपन था उसकी देह में। क्या तुम्हारे पास समय है? घर चलोगी मेरे घर? वो बेहद थकी हुई लग रही थी। उसके चमकते हुए जेवर, दमकता हुआ सिंदूर, बिंदी, सच बताऊं तो बेहद अशोभनीय लग रहे थे। ये सब धारण करके वो क्या साबित करना चाहती है? शायद झूठे विश्वास को दुनिया से सच साबित करवाना चाहती है। उसने गाड़ी दूसरे मोड़ पर दौड़ानी शुरू कर दी। कहीं और जा रही हो? नहीं, घर ही जा रही हूँ, बदल लिया है। क्यों? कॉलोनी वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। क्या क्या बताऊँ तुम्हें। शाम से लेकर रात 12-1 बजे तक डॉक्टर साहब मेरे साथ रहते हैं। उसके बाद घर जाते थे। लोग देखते थे, गाड़ी की आवाज़ आती थी। कहाँ तक झेलती? सोचा जगह ही छोड़ दूँ। वो हताशा में बोले जा रही थी। उसकी आवाज़ में दर्द था, क्षोभ था, स्वयं की स्थिति को लेकर दयनीयता थी। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर साहब एक ना एक दिन अपने परिवार के सामने समर्पण कर देंगे? मैं कैसे बता सकती हूँ? डॉक्टर साहब को तुम बेहतर समझती हो। इसीलिए मैंने बच्चे का रट्टा नहीं पाला, वो उखड़े स्वर में बोली। मतलब? मैंने टर्मिनेट करवा दिया था। मुझे अपने बच्चे का आधा अधूरा बाप नहीं चाहिए था। शिकायत उसके बातों में घुलने लगी थी। इस तरह तो तुम एकदम अकेली पड़ जाओगी, कोई तो सहारा चाहिए। मैं उसके भावी जीवन के खंडित चित्रों को देख रही थी। स्वयं से ही आश्वस्त न थी। हर पल, हर रोज़, हर बात में छूट जाने का भय पीछा करता रहे, ये कहाँ की समझदारी थी। उसकी तन्हाइयाँ उसकी स्थायी संगनी बनने वाली थी। भविष्य को लेकर वो शंकाग्रस्त थी। मैं कितनी तड़पती हूँ जब डॉक्टर साहब मुझे आधी रात को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। शेष रात सिर्फ आंसू बहाते हुए बीतती है। मैं पलंग पर हाथ पांव पटकती हूँ, दीवार से सिर मारती हूँ, खिड़की खोलकर एकटक उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। लगता है मैं पागल हो जाऊँगी। मेरे भीतर तूफान उठा रहता है। कहूँगी तो सब हंसेंगे, मेरा उपहास उड़ाएंगे। वो मेरी पराजय होगी। मैं अपनी पराजय किसी के सामने स्वीकार नहीं कर सकती। वो फिर रोने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। जब से शादी हुई है मैं गहरी नींद नहीं सोई। अपने साथ किसी को रख भी नहीं सकती। लगता है मेरे आसपास छायाएं मंडरा रही हों। मुझे डरावने सपने आते हैं। सपनों में मैं हमेशा अकेली होती हूँ। बच्चे के बारे में तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। नहीं, अगर डॉक्टर साहब छोड़कर चले गए तो बच्चा भी अकेला पड़ जाएगा। उसी ने मेरे फैसले को गलत साबित कर दिया तो? अब तक हम लोग उसके घर आ गए थे। बाहर झूला पड़ा था, ढेरों गमले, रात रानी, फूलों की गंध से सारा घर महक रहा था। उसने बैठते ही मेरे सामने कई एल्बम रख दी। आर्य समाज में शादी का एक एल्बम, हनीमून का एल्बम, सैकड़ों फ़ोटो, ड्राइंग रूम, बरामदा, बेडरूम, यहाँ तक कि रसोई घर तक में फ़ोटो लगा रखे थे। मेरी जरा सी दिलचस्पी नहीं थी फ़ोटोओं में। सिर्फ उसका मन रखने के लिए उलटती पलटती जा रही थी। वेशभूषा की तरह यह भी एक नाटक था, साक्ष्य था भीतर के खोखलेपन को छुपाने का। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपना डांस फिर से शुरू कर सकती हो। मुझसे नहीं होगा वो सब। डांस की क्लास तो ले सकती हो। फिर मैं डॉक्टर साहब को समय कब दे पाऊंगी? थोड़ा सा तो समय मिलता है उनके साथ। एक दिन भी मैंने छूट दी कि वो। फिर वही, तुम उसी व्यक्ति पर जाकर क्यों केंद्रित हो जाती हो? मुझे उस पर दया हो आई। बच्चों जैसी हरकतें करके वो क्या पा लेना चाहती है? क्या हो गया है उसे? विदेशों तक में जिसने अपने शो किए हैं, आज वो एक आदमी के कारण सब कुछ भुला बैठी है। हम घंटों बातें करते रहे। वो रोती रही, तड़पती रही। निराशा से भरी उसकी जीवन यात्रा ने मुझे भी थका दिया था, तोड़ दिया था मेरे विश्वास को। विदा करते वक्त उसने ठहाका लगाया और रोते हुए कहा, देखो कब तक चलता है ये सब, छोड़ूंगी तो मैं नहीं। उसकी नकली हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। लौटते वक्त उसका चेहरा तथा वे तमाम दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमते रहे जो अभी अभी देखे थे। शहर के चर्चित प्रेम कथा कांड का ये अंत दूसरों की निगाहों में समाप्त हो चुका था, मगर भीतर कथाएं कितना विस्तार पा रही थीं, इसका किसी को भी आभास ना होगा। उसके बाद कई महीनों तक मेरी उससे बात नहीं हुई। उसका जीवन उसी ढर्रे पर चल रहा था कि एक दिन मुझे किसी ने बताया कि वो इन दिनों धर्म तथा अध्यात्म की बातें करने लगी है। वो आश्रम जाती है और सत्संग भी।
लोग उस पर हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, तरह तरह के दुअर्थी संवाद बोलकर रस ले रहे थे। सच्चाई उसी के मुंह से सुनने की इच्छा लिए मैं उसके घर जा पहुंची। डॉक्टर साहब मेरे पूर्व परिचित थे। इन दिनों वे मुझे ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। लग रहा था कि अंदरूनी तनाव ने उन्हें थका दिया है। व्यक्ति की भी अपनी सीमा होती है, किसको खुश करें, किसको नाराज, किसको कितना वक्त दें, कितना नहीं। दो पाटों के बीच वे पिस रहे थे या पीसे जा रहे थे। क्या बात है, क्या सुन रही हूँ तुम्हारे बारे में? लोग तो किसी भी हाल में जीने नहीं देते। ये सच है कि मैं आश्रम में जाती हूँ, सत्संग में भी कभी कभी चली जाती हूँ। मन नहीं लगता, घबराहट होती है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? डॉक्टर साहब का तो अपना परिवार है, मेरा तो परिवार भी नहीं रहा। चीज़ों से बंधी हो तुम, स्वयं को देखो, अपनी कमज़ोरियों को यूँ छुपाओ मत। कोई ना कोई बहाना चाहिए तुम्हें। सामान्य ज़िंदगी क्यों नहीं जीती तुम? या तो भोग और लिप्सा की बात करोगी या जीवन से विरक्त होने की। पूरा अधिकार चाहिए या पूरा त्याग। मैं चाहकर भी वो सब नहीं कर पाती हूँ। आजमा कर देखो, तुम्हारे मन का भय स्वतः दूर हो जाएगा। तुम्हें मानसिक रूप से बीमार पड़ना है क्या? मुझे दुख होता है तुम्हें यूँ देखकर। मैंने देखा उसकी देह और फूल गई थी, उसकी आंखों में और गहरी प्यास गहरा गई थी। एक एक बात से, हाव भाव से, मुद्रा से बेचैनी झलकती थी। वो भाग रही थी, पर भागते हुए भी वो चीज़ों को कसकर पकड़े हुए थी। छोड़ दो सबको, बल्कि स्वयं को भी। लौट कर आने दो उन्हें जो तुमसे जुड़े हैं। देखो तो किसका प्रेम कितना गहरा है। मैं डॉक्टर साहब के बिना मर जाऊंगी। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। अगर वे मुझे छोड़कर चले गए तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। अब मुझसे सहन नहीं होता ये सब। कहकर वो बाहर टहलने लगी। गाड़ियों की आवाज़, बच्चों की आवाज़ में उसकी पदचाप सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि वो पाँव पटक पटक कर चल रही थी। अब की बार जब मैं मिली तो मैंने देखा कि उन तमाम चमकीली चीज़ों से वो मुक्त थी। उसका पहनावा सादगीपूर्ण था। इस बार उसने नकली ठहाके भी नहीं लगाए थे। तुम सच कहती थी, मैं मूर्खों की तरह दिखावा करती थी। मैंने वो सब छोड़ दिया है। मैंने डॉक्टर साहब को भी ज़बरदस्ती रोकना बंद कर दिया है। मैं उन्हें आने के लिए बाध्य नहीं करती हूँ। मैं उनके साथ टूर पर भी ज़बरदस्ती नहीं जाती हूँ। पैसा, चीज़ें सब मांगना बंद कर दिया है। मैंने पाया कि डॉक्टर साहब अपने परिवार से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो कभी छोड़ा ही नहीं था, सिर्फ मेरे सामने नाटक करते थे। वे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ गुजारते हैं और पहले से ज़्यादा खुश रहते हैं। सच मानो, मैंने सारी शिकायतें बंद कर दी हैं। अब मैं कक्षाएं लेती हूँ और बाकी वक्त यूं ही गुजारती हूँ। स्वयं को परख रही हूँ, आजमा रही हूँ कि मैं उनकी खुशी में कितना खुश रह सकती हूँ। मुझे लगा सुधा सच कह रही है, क्योंकि इस बार उसके चेहरे पर ना तो उद्विग्नता के भाव थे, ना हथेलियों में पसीने की चिपचिपाहट। उसने अपने दर्द को समझ लिया था और वो उस दर्द के साथ जीने की कोशिश कर रही थी। मुझे अब किसी से डर नहीं लगता, उसने मुझे विश्वास दिलाते हुए कहा और अपना वो कमरा खोल दिया जिसमें वो नृत्य की कक्षाएं लेती थी। मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, देखोगी? कहकर उसने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी प्रेम दीवानी। विवाहित पुरुष से प्यार करने का क्या नतीजा होता है, कौन सी निराशाएं स्त्री को घेरती हैं, इस कहानी में बहुत सहजता से लेखिका ने बताया है। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।